आप लोग कौन है? आयकर विभाग, एक ऑफिसर ने बड़ी ही कड़वे आवाज में कहा। आयकर विभाग? लेकिन मेरे घर में क्यों? मैंने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। मैडम, आप एक जगह बैठ जाइए, वो हम लोग पता कर लेंगे। आप ये बताइए, आपके घर और कोई तो नहीं है? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। आपका मोबाइल कहाँ है? मेरे रूम में। ऑफिसर के साथ एक लेडी इंस्पेक्टर भी थी। वो फ़ोन की लाइन डिस्कनेक्ट कर देती है और संजना का मोबाइल भी ऑफ कर देती है। संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा कि सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है। तभी एक इंस्पेक्टर आता है और कहता है, सर, यहाँ किचन में आइए। संजना भी उठने लगती है। मैडम, आप वहीं बैठे रहिए। किचन की पेंट्री से भारी यात्रा में कैश और ज्वेलरी प्राप्त होती है। इंस्पेक्टर वो सब इकट्ठा करता है और संजना के पास आता है। ये सब क्या है? संजना ये सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके घर में मिला है। मुझे नहीं पता, ये सब मेरा नहीं है। क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये सब आपका नहीं है? सबूत? लेकिन मैं कह रही हूँ ना, ये सब मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आया। मैं तो कल ही मनाली से लौटी हूँ। सॉरी मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा। थोड़ी देर में ये खबर पूरे न्यूज़ चैनल में प्रकाशित होने लगती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। संजना एक आईएएस अधिकारी है। उसके आईएएस बनने का सफ़र भी बहुत लंबा है, या यूँ कहिए बहुत मुश्किलों भरा था। संजना जिस गांव की रहने वाली है, वहाँ नारी को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उसकी माँ ने बड़ी कठिनाइयों के साथ उसको बड़ा किया था और उसको यहाँ तक पहुँचाने का अवसर प्रदान किया था। बिहार का एक छोटा सा मधोहर गांव, जहाँ विकास के नाम पर एक छोटी सी टूटी फूटी पाठशाला और एक छोटा सा क्लिनिक है, यहीं पर संजना का परिवार रहता है। उसकी माँ पूजा अपने 3 बच्चों, 2 लड़कों और 1 लड़की के साथ रहती है। उसके दोनों लड़के राम और किशन पढ़ने जाते हैं, परंतु संजना घर पर ही रहती थी। पूजा की बहुत इच्छा थी कि संजना भी स्कूल पढ़ने जाए, परंतु उसका पति हरि प्रसाद इस बात का सख्त विरोधी था। वो चाहता था कि लड़कियां तो केवल घर के काम के लिए ही बनी होती है। वो पढ़ लिख कर करेगी क्या? अंत में तो उन्हें घर के ही काम करना है। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि संजना को भी स्कूल भेज देते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जाओ, उसे कुछ और घर के काम काज सिखाओ। देखिए, आजकल तो सभी अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। मैं इस विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। पूजा अपने पति के उदासीन व्यवहार से अत्यधिक परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। समय बीतने लगता है। संजना अब 7 वर्ष की होने वाली है। सावन का महीना चल रहा है। शिव मंदिरों से आने वाली घंटों की ध्वनि और हवाओं में अगर और मोगरे की मिश्रित सुगंध वातावरण को शिवमय बना रही है। प्रातः से ही सभी औरतें सज धज कर मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही है। आम के बगीचों में झूले लग गए हैं। उस पर बच्चे अपनी ऊंची पैंग से झूला झूल रहे हैं। कुछ कौमारी अवस्था की लड़कियां सावन के गीत गाते हुए झूलों को फूलों से सजा रही है। उनकी हंसी हवाओं के साथ घुल मिलकर सरोवर में उठती तरंगों की कलकल ध्वनि का भ्रम उत्पन्न कर रही है। पूजा भी आज अपने घर में तरह तरह के पकवान बना रही है। आज राखी जो है वो बार बार दरवाजे की ओर देखती है। आज बड़ी देर हो गई। अक्सर भैया तो अब तक आ जाते थे। मामा जरूर आएंगे। अम्मा, तुम चिंता ना करो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मामा राखी वाले दिन ना आए हो। अच्छा चल, तू तो अपने भाइयों को राखी बांध दे, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। संजना और किशन तेजी से दौड़कर जाते हैं। मामा आ गए, मामा आ गए। का भैया, आज तो बहुत देर कर दी। अरे पूजा, आते वक्त माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए आने में देरी हो गई। हाय राम, अब अम्मा कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है। वो थोड़ा बीपी बढ़ गया था, दवा दे दी है, अब सब ठीक है। संजना थाली सजाकर ले आती है। थाली में लड्डू भी रखे हुए थे। लड्डू देखकर छोटा भाई किशन मचलने लगता है। मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए। सभी हंसने लगते हैं। अरे पहली राखी तो बंधवा ले, तब लड्डू खाना। संजना अपने दोनों भाइयों राम और किशन को राखी बांध देती है और पूजा भी अपने भाई मोहित को राखी बांधती है। रोहित जैसे ही अपने पॉकेट में कुछ निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है। आज भैया मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब मेरी बहना को आज क्या चाहिए? भैया,
आज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो पूजा, क्या बात है? भैया, तुम तो जानते ही हो कि संजना के बाबूजी उसकी पढ़ाई लिखाई के सख्त खिलाफ है। हाँ, ये बात तो है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भैया, मैं चाहती हूँ कि तुम संजना को अपने साथ ले जाओ और उसका स्कूल में दाखिला करवा दो। लेकिन पूजा, जीजा जी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम उसकी चिंता ना करो, मैं चाहती हूँ कि आज ही तुम संजना को अपने साथ ले जाओ। अभी वो यहाँ नहीं है, अपनी बहन के घर गए हैं। लेकिन पूजा, जब वो पूछेंगे कि संजना कहाँ है तो तुम क्या कहोगी? वो सब मैं देख लूँगी। मैं नहीं चाहती कि संजना की ज़िंदगी मेरी ही तरह बीते। मैं चाहती हूँ कि वो भी आजकल की लड़कियों की तरह खूब पढ़े लिखे और बड़ी अफसर बने। रोहित अपनी बहन की आंखों में पनप रहे सपनों को स्पष्ट रूप से देख रहा था। वो प्रसन्न था कि उसकी बहन ऐसा सोचती है, परंतु दूसरी तरफ इस बात से चिंतित भी था कि जब जीजा जी को पता चलेगा तब क्या होगा। शाम को जब हरि प्रसाद लौटता है और बहुत देर तक जब संजना को नहीं देखता तो वो पूजा से पूछता है, संजना नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ चली गई? अभी तक बाहर खेल रही है क्या? पूजा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो चुपचाप खाना परोसने लगती है। अरे, हम कुछ पूछ रहे हैं, संजना कहाँ है? जी वो क्या जी, वो कहाँ है संजना? जी, वो आज उसके मामा आए थे तो वो जिद करने लगी कि मामा के घर जाएगी, तो वो भैया उसको ले गए। तुम्हें पता है, हमें लड़कियों को किसी दूसरे के घर में रखना पसंद नहीं। कब तक लौटेगी? इस प्रश्न का उत्तर देना पूजा के लिए मुश्किल था। उसने सोचा, कब तक वो इस बात को छुपा सकती है? एक दिन तो उसको सच बताना ही होगा, तो क्यों ना आज ही बता दे। कभी नहीं। क्या मतलब? वही जो तुमने सुना। अब हरि प्रसाद का गुस्सा ऊपर चढ़ने लगता है। वो पूजा का बाल तेजी से पकड़ लेता है। क्या किया तुमने संजना के साथ? पूजा फिर अपनी हिम्मत नहीं हारती है। वो दृढ़ता से कहती है, भेज दिया मैंने संजना को इस पुरानी रूढ़िवादिता के दलदल से कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ वो पढ़ लिख सकेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और किसी के सहारे नहीं रहेगी। ये सब सुनते ही हरि प्रसाद का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो घर में पड़ी मोटी लाठी उठाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। पूजा दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अगर आप आज यहाँ से गए तो मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और वो पूजा के दोनों पैर से लिपट कर रोने लगते हैं। हरि प्रसाद ये सब देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है। बड़ा लड़का राम हरि प्रसाद से विनती करता है, बाबूजी, अम्मा को छोड़ दो। हरि प्रसाद ये सब देखकर अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए कहता है, अगर संजना अभी नहीं आएगी तो वो यहाँ कभी नहीं आएगी। वो आज से हमारे लिए मर चुकी है। इस घर में अब उसका कोई स्थान नहीं है। पूजा कुछ नहीं बोलती। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बच्चे भी रोते हुए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। रोहित संजना को लेकर अपने घर आ जाता है। रोहित के विवाह को 2 वर्ष बीत चुके थे, परंतु अभी तक माला की कोख सुनी ही थी। संजना मामी को देखते ही मामी कहकर गले से लग जाती है। मामी भी संजना को देखकर अत्यंत खुश होती है। आज माला संजना को देखकर ऐसा अनुभव करती है जैसे संतोषी माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली और एक सुंदर सा वरदान उसकी आंचल में डाल दिया हो। तभी रोहित माला की आंखों में देखते हुए कहता है, आज से संजना हमारे साथ ही रहेगी। पूजा यही चाहती है। सच? ये सुनकर माला की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो रोहित के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। वो प्रसन्नता से उसे अपने गले से लगा लेती है और मन ही मन माता रानी को धन्यवाद देती है। माघ का मौसम, आकाश पर सफेद श्यामल मिश्रित बादलों का समूह, उसके पीछे छुपा हुआ सूर्य। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने बलात ही उसको पीछे धकेल दिया हो और सूर्य भी, जिसने हार नहीं मानी, वो भी मानो बादलों को धकेलकर सामने आने को उत्सुक हो। संजना का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। वो भी कदाचित सारे बाधाओं को पार कर आसमान में चमकने के लिए तैयार थी। रोहित अपने लैपटॉप पर स्कूल सर्च कर रहा था और हर जगह एप्लीकेशन डाल रहा था। कई दिनों के बाद एक स्कूल से कॉल आता है। आप संजना के गार्जियन बोल रहे हैं? हाँ, क्या आप संजना का दाखिला कर लेंगे? देखिए, ऐसे तो आप मिड सेमेस्टर में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि संजना अभी तक स्कूल नहीं गई और उसकी उम्र भी अब काफ़ी है।
जी, लेकिन वो जल्दी ही सब कुछ सीख जाएगी। हम सभी लोग परिश्रम करेंगे। वो तो ठीक है, ऐसा करें आप कल संजना को लेकर स्कूल आए। ठीक है, तो कल मिलते हैं। रोहित बहुत खुश था और वो संजना को कुछ प्राथमिक शिक्षा देता है। देखो संजना, कल हम लोग प्रिंसिपल से मिलेंगे, तुम उसके लिए तैयार होना। हाँ मामा, मुझे तो ABC भी आती है और गिनती भी। वो जब किशन पढ़ता था तब मैं भी सीख जाती थी। अरे वाह, मेरी संजना तो बहुत होशियार है। अगले दिन संजना का स्कूल में प्रवेश हो जाता है। वो पढ़ने में बहुत कुशागर थी। शीघ्र ही वो प्रमोशन के द्वारा अपने उम्र के बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। फागुन का महीना, चारों तरफ चमकती हुई धूप, सूरज की गर्मी के साथ बहती हुई ठंडी हवा मानो बसंत के आगमन की सूचना दे रही हो। सड़कों पर उड़ती हुई रंगों की धूल, बालकों के रंग बिरंगे चेहरे, हाथों में पिचकारी, कामिनियों की भीगी हुई चुनरी मानो हवाओं में मिली ठंडक को चुनौती देते हुए शीत ऋतु की विदाई कर रही हो। चलो ना दीदी, होली खेलते हैं। मुस्कुराता हुआ समीर अपने हाथों में रंगों की पिचकारी लिए हुए संजना से मनुहार कर रहा है। तभी माला आवाज लगाती है, समीर दीदी को पढ़ने दे, उसका एग्जाम है। रहने दो मामी, तुम चिंता ना करो, मैं थोड़ी देर अपने छोटे भैया से खेल लेती हूँ, वैसे भी मैं पढ़ पढ़ कर थक गई हूँ। ये कहते हुए संजना अपने भाई को रंग लगाने के लिए दौड़ती है। समीर भी अपने नन्हे कदमों के साथ आंगन की तरफ भागता है और पिचकारी से संजना के ऊपर रंग डालता है। संजना उसे गोद में लेकर रंगों से भरे टब में डाल देती है। यह दृश्य देखकर माला और मोहित दोनों खूब हंसते हैं। शाम होते ही संजना फिर परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो जाती है। उसने सोच लिया था कि इस साल की इंटरमीडिएट परीक्षा में वो राज्य स्तर पर टॉप करेगी। उसके स्कूल के अध्यापकों को भी संजना से काफ़ी उम्मीद थी और वो दिन भी आ ही गया जब संजना ने बिहार बोर्ड में टॉप किया था। हर अखबार और TV चैनल पर संजना का इंटरव्यू आ रहा था। किशन दौड़ता हुआ घर में घुसता है। अम्मा अम्मा, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे अम्मा, ये देखो, अखबार में संजना दीदी की तस्वीर छपी है। क्या कह रहे हो? हाँ, ये देखो, दीदी ने पूरे स्टेट में टॉप किया है। सच? हाँ, तो हम झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसका सपना जो पूरा हो रहा है, अपनी प्यारी सी बच्ची को अपने से दूर रखना कोई आसान काम नहीं था। इतने वर्ष वो संजना से इसी दिन के लिए तो दूर रही। उसने जो इतना बड़ा त्याग किया था, आज उसका प्रतिफल प्राप्त हो रहा था। वो ईश्वर को धन्यवाद देती है। हे भगवान, मेरी बच्ची का ऐसे ही साथ देते रहना। ये क्या हड़कंप मचा रखा है? शोर सुनकर हरि प्रसाद चिल्लाता है, बाबूजी, दीदी ने पूरे राज्य में टॉप किया है। दीदी? कौन दीदी? तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी कोई दीदी वीदी नहीं है। उसका नाम भी इस घर में नहीं लेना है। एक बार में तुम सबको समझ नहीं आता। हरि प्रसाद गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संजना आगे पढ़ने जाती है, लेकिन वो बिहार में अब नहीं रहना चाहती थी। मामा, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। दिल्ली? हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करूँगी। लेकिन बेटा, वहाँ तुम अकेले कैसे रहोगी? हम लोग तुम्हें अकेले कैसे भेज सकते हैं? मामा, वहाँ गर्ल्स हॉस्टल होता है, मैं वहाँ रह लूँगी। आप लोग चिंता ना करें, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। संजना प्रसन्नता से मामा के गले लग जाती है। थैंक यू मामा, आप बहुत अच्छे हो। माला और मोहित ने अनुमति तो दे दी थी, परंतु मन में अनेक चिंताएं थी कि लड़की को अकेले कैसे दूर शहर भेज दे। और ऊपर से वो अपनी बेटी नहीं है। यदि कुछ अनुचित हो गया तो वो पूजा को क्या मुंह दिखाएंगे। परंतु वो संजना की इच्छा के आगे विवश थे, क्योंकि संजना एक मेधावी छात्र थी, तो उसको आगे पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। और संजना को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता है। बेटा, जाने के पहले एक बार अपनी माँ से मिल लेती। माँ का नाम सुनते ही संजना को ऐसे लगा जैसे मामा ने उसके अंदर छुपे दर्द को उभार दिया हो। अनायास ही मामा ने वो बात छेड़ दी जिसे वो सदैव भूले रहने का अभिनय करती है। माँ का नाम सुनते ही संजना रोने लगती है। ना बेटा, रो ना। हम लोग तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि पूजा ही तुम्हारी माँ है और उसका पूरा अधिकार है कि वो दिल्ली जाने के पहले तुमसे मिल ले। लेकिन मामी, बाबूजी ने तो मुझे मरा हुआ समझ लिया है।
तो मैं अम्मा से कैसे मिल सकती हूँ, और अम्मा को भी आपसे मिलने को मना कर दिया है, तब ये सब कैसे संभव है। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ सोचता हूँ, रोहित संजना को गले लगाते हुए कहता है। दूसरे दिन रोहित संजना से कहता है, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, तुम्हारे गांव जाना है। सच मामा? संजना ने आश्चर्य भरे भाव से पूछा। एक तरफ तो हृदय में प्रसन्नता के पुष्प खिल रहे थे, वही दूसरी ओर भय भी सता रहा था कि बाबूजी को पता चल गया तो क्या होगा। सुबह के 6 बजे हैं, माला जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बना रही है। सुनो जी, क्या वहाँ जाना उचित होगा? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं भी साथ चलूँ क्या? तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? यहाँ समीर को देखो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। दोनों तैयार होकर घर से निकल पड़ते हैं और मधोहर गांव की सीमा पर एक मंदिर में पूजा का इंतजार करते हैं। संजना अधीर होने लगती है, उससे अब और प्रतीक्षा सहन नहीं हो रही थी। आखिर वो इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिलने वाली थी। बार बार उसके मन में यही ख्याल आता कि अम्मा कैसी दिखती होगी, माँ मुझे पहचान लेगी। उसके कदम एक स्थान पर स्थिर नहीं थे। वो कभी मंदिर के बाहर जाकर देखती तो कभी वट वृक्ष के चबूतरे पर बैठकर दूर तक देखने का प्रयास करती। तभी एक स्त्री आसमानी रंग की साड़ी पहनी हुई, दुबली पतली सी, आंखों में मिलने की अस्थिरता लिए जल्दी जल्दी कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। संजना ने जब देखा तो उसके हृदय ने जैसे जोर से पुकारा, अम्मा। वो मामा की तरफ देखती है। मामा देखो, अम्मा आ गई। रोहित देखते ही पूजा की तरफ दौड़ता है। इतने दिनों के बाद अपनी बहन को देखकर वो भी अपने भाव को रोक नहीं पाता और बरबसी आंसू उसके नेत्र से निकल पड़ते हैं। वो दौड़ते हुए अपनी बहन को गले से लगा लेता है। दोनों बहुत देर तक गले लगकर रोते हैं। पूजा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ भैया, तुम कैसे हो? माला कैसी है? सब ठीक है। पीछे खड़ी संजना भी आंखों में आंसू लिए अपने मिलन की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी पूजा की दृष्टि एक सांवली सी भोली भाली सूरत पर पड़ती है, जो अपनी माँ से गले लगने के लिए तड़प रही थी। भैया, ये संजना है ना? हाँ, यही संजना है। कितनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची। वो दोनों हाथ फैलाकर उसे बुलाती है। संजना भी अम्मा कहते हुए उसके गले लग जाती है। दोनों के हृदय में वर्षों से जमे हुए दुख के जो शिलाखंड थे, वो अब पानी बनकर अनवरत नेत्रों से बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दे संजना, मैं तुझे माँ का प्यार ना दे सकी। नहीं अम्मा, ऐसा क्यों कहती हो? जो तुमने किया है वो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। तुमने तो मुझसे भी ज़्यादा कष्ट झेला है। बीच में रोहित कहता है, कल संजना यूनिवर्सिटी पढ़ने दिल्ली जा रही है, उसको आशीर्वाद दो। अच्छा, तो क्या संजना दिल्ली में अकेली रहेगी? हाँ, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहेगी। अरे अम्मा, तुम परेशान मत हो, मैं अब अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। ठीक है बेटा, कायदे से रहना, अपना ध्यान रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ अम्मा, वो तो मैं करूँगी ही। तुम्हारा सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तुम्हारे त्याग को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम बस मुझे अपना आशीर्वाद देते रहना। मेरा तो हर एक सांस तुम्हें आशीर्वाद देता रहता है। ठीक है पूजा, अब हम लोग चलते हैं। हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, कहीं कोई देख ना ले। अच्छा भैया। पूजा को संजना से ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ रहा था। उसका बस चलता तो वो संजना को कभी अपने से दूर ना करती और उसके जीवन यात्रा की वो स्वयं साक्षी होती। दुर्भाग्यवश संजना के भविष्य के लिए उसे अपने हृदय के टुकड़े को अपने से वियुक्त करना पड़ा, क्योंकि हरि प्रसाद ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। आज संजना का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। वो कुछ अंदर से घबराई हुई है, क्योंकि यहाँ का वातावरण उसके लिए बिल्कुल नया था। अभी तक वो केवल गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ रही थी। आज वो पहली बार लड़कों के साथ पढ़ेगी। उसने साधारण सा सलवार कुर्ता पहन रखा था। पैरों की गति भी ऐसी थी कि कोई भी देखकर जान सकता था कि आज उसका पहला दिन है। वो चारों तरफ दृष्टि घुमाकर ऐसे देख रही थी कि जैसे उसने इतना विशाल कैंपस कभी ना देखा हो। वो कभी उन लड़कियों को देखती जो जींस और टॉप पहने हुए अंग्रेजी में बड़ी तेजी से बोल रही थी, कभी कुछ लड़कों को जो उसे ही देखकर ऐसे हंस रहे थे जैसे वो उसका परिहास कर रहे हो। संजना को संकुचित सा अनुभव करती है। बड़ी मुश्किल से वो एक लड़की से जो पहनावे से कुछ उसी तरह की थी उससे पूछती है, क्या आप बता सकती है कि राजनीति विभाग किधर पड़ेगा? हाँ, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। चलो तुमको भी छोड़ देती हूँ, आप भी उसी विभाग में है।
नहीं, मैंने प्राचीन इतिहास लिया है। आज तुम्हारा पहला दिन है। हाँ, कहाँ से आई हो? बिहार से। एडमिशन हुआ है तो इसका मतलब पढ़ने में अच्छी होगी। हाँ, मैंने स्टेट में टॉप किया था। और आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। आयकर अधिकारी संजना से पूछताछ कर रहे हैं। आपके घर से जो संपत्ति बरामद हुई है उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगी? मैं यही कहूँगी कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, ये मेरा नहीं है। अच्छा, हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें? ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये सब मेरा नहीं है। सॉरी संजना जी, आपकी संपत्ति जब्त की जाती है। आगे का फैसला तो अब कोर्ट ही सुनाएगी। संजना को जेल में बंद कर दिया और उस पर मुकदमा चलता है। वो अपना एक वकील हायर करती है जिसका नाम विनोद है। आप मुझे शुरू से पूरी कहानी बताएगी? हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर मनाली गई हुई थी। जब मैं वापस आई तो ये सब हो गया। आप मनाली से कब वापस आई और ये सब कब हुआ? मैं और रोहन कल शाम को ही वापस आए थे और सुबह ये सब हो गया। आप जब वापस आई तो घर ठीक ठाक था। घर में सारे सामान अपनी जगह पर ही थे। हाँ, शायद मीन्स मैंने अभी अपने घर को ठीक से देखा ही नहीं। हम लोग रात में आए थे और रोहन मुझे बाहर ही ड्रॉप करके चला गया था। मैं बहुत थकी हुई थी तो मैं सीधे अपने बेडरूम में गई थी और जब सुबह उठी तो ये सब हो गया। वैसे ऊपर से देखने पर तो घर ठीक ही लग रहा था। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है आपकी गैर हाजिरी में आपके घर में ये सब सारी चीज़ें आपको फंसाने के लिए रखी गई है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? कोई आपका दुश्मन जो आपका इमेज खराब करना चाहता हो। आपको क्या लगता है कोई ऐसा दुश्मन? संजना सोच में पड़ जाती है कि कौन दुश्मन हो सकता है। अब तक हॉस्टल में रहते हुए संजना को 10 महीने बीत चुके थे। अब वो दिल्ली की हवा और यूनिवर्सिटी के रंग से अछूत नहीं थी। वो भी कभी कभी जींस टॉप पहन लिया करती थी। उसके बाल जो कभी 2 चुटिया में बंधे और गूंथे हुए रहा करते थे, वो भी अब स्वतंत्र होकर हवा के साथ अटखेलियां कर रहे थे। परंतु इन सब के पश्चात भी वह अपने लक्ष्य पर अडिग थी। पढ़ाई अभी भी उसकी प्राथमिकता थी। जब वो अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है तो रोहन अपनी मोटरसाइकिल पर वही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बड़ी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब मजनू बनने का शौक है तो वेट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये बात है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब चलते हैं, ज़्यादा बातें मत बनाओ। दोनों PVR सिनेमा के लिए निकल पड़ते हैं। आज सलमान की नई फिल्म लगी थी। संजना से रोहन से पहली भेंट यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के दौरान हुई थी, जब रोहन मुन्ना भाई के चुनाव प्रचार में व्यस्त था। उसी समय उसकी दृष्टि लाइब्रेरी से निकलती हुई संजना के ऊपर पड़ती है। बस वही वो समय था जब रोहन की दृष्टि संजना के हवा में लहराते हुए बालों और दुपट्टे में उलझकर रह गई थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अनियंत्रित होकर उसके पास खींचा चला आता है। जी वो। हाँ कहिए। मैं ये कह रहा था कि संजना बड़े आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी रहती है और उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करती है। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि इस बार मुन्ना भाई इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बार वोट उन्हीं को दीजिएगा। अच्छा, तो आपकी पार्टी का इस बार क्या एजेंडा है? जी, एजेंडा? हाँ, वो एजेंडा यही कि यूनिवर्सिटी में कभी एग्ज़ाम लेट नहीं होंगी। यूनिवर्सिटी की साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा और प्रवेश के समय छात्रों को जो भी दिक्कतें आती है उन पर विचार किया जाएगा, और विशेषकर महिला छात्रों की सुरक्षा। संजना बीच में ही रोकते हुए बोल पड़ती है। मैं समझ गई, लेकिन ये सब वादे तो पिछले इलेक्शन में भी किए होंगे, तो क्या वो अभी तक पूरे नहीं हुए? जी, ज़रूर पूरे किए गए हैं। आप देखिए, पहले से यूनिवर्सिटी कितनी साफ हो गई है। पिछली बार की अपेक्षा क्राइम भी घटा है। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। संजना वहाँ से चली जाती है, परंतु रोहन का हृदय अब उसका नहीं था। वो तो अब पहले से तेज गति से धड़क रहा था। रोहन को जब भी मौका मिलता वो संजना को दूर से ही देखता रहता। कुछ ही दिनों में लगभग सभी लोग जान गए थे कि रोहन संजना से प्रेम करने लगा है। संजना भी दूर से रोहन को देखकर मुस्कुरा दिया करती थी, परंतु मित्रता बढ़ाने का निर्णय अभी उसने नहीं लिया था। संजना की सहेली प्रिया उसको उकसाती रहती थी। देखना, आज फिर वहीं खड़ा है, तुम कब तक उसको यूं ही तड़पाओगी? खड़े रहने दो। मैंने थोड़ी ना कहा है खड़े रहने को।
तभी मुन्ना भाई अपनी जीप से आ जाता है। वो रोहन को देखता है, परंतु रोहन को कुछ आभास ही नहीं। वो तो संजना को निहारने में ही मगन था। उसे इस बात का आभास ही नहीं कि मुन्ना भाई उसको बुला रहे हैं। मुन्ना को कुछ बुरा लगता है कि रोहन उसको अनदेखा कर रहा है और उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वो कुछ अपमानित सा अनुभव करता है। वो सोचता है कि एक लड़की के कारण उसने उसको अभिवादन तक भी नहीं किया। मन ही मन वो रोहन और संजना को अपना शत्रु समझने लगता है और अवसर तलाशने लगता है। संजना को जेल में रहते हुए 2 दिन बीत गए। सोमवार को अदालत में सुनवाई थी। संजना जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जमानत मिल सके, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके घर में सामान बरामद हुए हैं। उसके आधार पर जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, वो सामान मेरा नहीं है। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि वो सामान आपका नहीं है? संजना दुखी हो जाती है। तभी रोहन आता है। संजना, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं ये सब किसने किया। किसने क्या किया? मैं जानता हूँ ये किसने किया। कौन? अरे वही मुन्ना, ये उसी का काम है। तभी विनोद बीच में बोल पड़ता है, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे ये पुरानी बात है, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं संजना से प्रेम करता हूँ। ये बात उसको पसंद नहीं थी। वो तब से खार खाए बैठा है। ओ, तब तो और भी मुश्किल हो गया क्योंकि वो तो अब एमएलए बन गया है। वो तो पूरी कोशिश लगा देगा कि संजना जेल से बाहर ना आए। संजना दुखी हो जाती है। वो रोहित उसको सांत्वना देता है, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज विश्वविद्यालय का वातावरण कुछ शांत था। कदाचित होली आने वाली है, इसलिए सभी छात्र अपने अपने घर चले गए थे। इलेक्शन भी समाप्त हो चुका था तो चारों ओर सन्नाटा सा था। सूखे पत्ते परिसर के सड़कों पर स्वतंत्र होकर उड़ रहे थे। शायद होली की मस्ती अब हवाओं को भी मदमस्त कर रही थी। बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ खिले हुए रंग बिरंगे फूल हवाओं के साथ झूम झूम कर मानो गीत गा रहे हो। संजना इस वर्ष होली पर अपने मामा के घर नहीं गई थी क्योंकि प्रिया अकेली थी। वो उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। संजना अपने मामा रोहित से फोन पर बात करती है, मामा मैं होली पर घर नहीं आ रही। क्यों बेटा? वो अगले महीने ही एग्ज़ाम है तो मैं सोच रही कि यहीं रहकर तैयारी कर लूँ। फालतू में आने जाने का वक्त बर्बाद होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मामी को समझा लूँगा। नमस्ते मामा जी, अपना ख्याल रखना। खुश रहो बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। फ़ोन रखते ही प्रिया अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा चल, मक्खन मत लगा। अब ये बता, लंच का टाइम हो गया है, खाना यहीं बनाना है या कैंटीन में चलकर कुछ खाना है? आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, चलो कैंटीन चलते हैं। दोनों कैंटीन पहुंच जाती है। नंदू 2 छोले भटूरे ले आ। अच्छा दीदी। नंदू अभी 14 साल का लड़का था। वो संजना को बहुत पसंद करता था क्योंकि समय मिलने पर संजना कभी कभी मैथ में सहायता कर दिया करती थी। नंदू शीघ्र ही उन दोनों के लिए छोले भटूरे ले आता है। और नंदू, पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई परेशानी हो तो बताना। नहीं दीदी, अभी कोई परेशानी नहीं है, वैसे आप तो हो ही। तभी थोड़ी देर में मुन्ना भाई अपने चेले चपाटों के साथ वहां जाता है। आज तो मजा आ गया मुन्ना भाई। तभी दूसरा बोलता है। मुन्ना भाई को देखते ही उसकी कैसे घीघी बंद गई थी। सभी ठाका लगाकर हंसते हैं। अब हमसे जो टकराएगा उसका यही हाल होगा। मुन्ना बड़े गर्व के साथ बोलता है, जैसे वो छात्राओं का नेता नहीं, कोई गुंडा वुंडा हो। तभी उसके एक चमचे की दृष्टि संजना पर पड़ती है। वो देखिए भाई, संजना भी यही है। संजना को देखते ही उसे रोहन का अपमान याद आ जाता है कि कैसे वो उस दिन उसे अनदेखा कर संजना को देख रहा था। चल भाई, आज इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके चमचे खुश हो जाते हैं और वो भी उसका साथ देने के लिए मुन्ना के साथ चल पड़ते हैं। मुन्ना जानबूझकर उसके बगल की कुर्सी पर बैठ जाता है। क्यों बेबी, अकेले अकेले छोले भटूरे खा रही हो, हमें नहीं खिलाओगी? क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मतलब मैं अभी बताता हूँ। इसके पश्चात वो जोर से कहता है, ए बबूल, उठा लो इसको और हमारे अड्डे पर ले आओ। मुन्ना के चमचे उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। संजना जोर जोर से चिल्लाती है, देखो मुझे छोड़ दो, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, मैं डीन से शिकायत करूँगी। इससे लड़कों को कोई अंतर नहीं पड़ता और उसके मुंह में कपड़ा ढूंस देते हैं। जब प्रिया और नंदू
संजना को छुड़वाने की बहुत कोशिश करते हैं, तब बबूल उन दोनों को जोर से दूर धकेल देता है, जिससे प्रिया को मेज से टकराने के कारण उसके सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तब नंदू रोहन को फ़ोन लगाता है, भैया जी आप जल्दी आ जाइए, वो मुन्ना और उसके गुंडे संजना दीदी को उठा ले गए। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मुन्ना ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, आप जल्दी से आ जाइए, वो लोग ज़रूर दीदी को मैदान गढ़ी ले गए होंगे। रोहन को अब कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो तुरंत अपनी मौसी को फ़ोन करता है, जो फिजिक्स की प्रोफेसर है। मौसी क्या हुआ रोहन, इतना परेशान क्यों हो? मौसी वो मुन्ना संजना को उठाकर ले गया, अब क्या करें? क्या करें क्या? अपने मौसा को फ़ोन करो, सब ठीक हो जाएगा। रोहन के मौसा जी एक IPS अधिकारी है। आधे घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और संजना को सुरक्षित वहां से निकाल लाती है। मुन्ना को पुलिस पकड़कर ले जाती है और कुछ दिन जेल में रखती है। इधर नंदू एम्बुलेंस बुलाता है और प्रिया को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाता है। संजना रोहन को देखकर उसके गले लगकर रोने लगती है। आज अनायास ही संजना रोहन के इतने करीब आ जाती है। रोहन भी कुछ सकुचाते हुए उसको अपने गले से लगा लेता है और उसको सांत्वना देता है, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें मुन्ना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रिया कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, नंदू का फ़ोन आया था, अब वो ठीक है। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। संजना प्रिया को इस हालत में देखकर अत्यंत चिंतित हो जाती है। संजना से आज जेल में उसके मामा मिलने आते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटी, ये मीडिया क्या कह रही है? मैंने कुछ नहीं किया मामा जी, आप तो मुझे जानते हैं। हाँ बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसमें ज़रूर किसी की साजिश होगी, कोई तुम्हें जानबूझकर इन सब में फंसा रहा है। इधर रोहन अपने मौसा से बात करता है, मौसा जी वो मुन्ना तो बहुत परेशान कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? अब उसने क्या किया? अरे उसने संजना को आय से अधिक संपत्ति के जुर्म में फंसा दिया है। रोहन सारी कहानी मौसा जी को बता देता है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं मुन्ना के पिता हरिहर सिंह से बात करता हूँ। हरिहर मुन्ना को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मुन्ना अपने आगे किसी की नहीं सुनता। इधर विनोद और रोहन दोनों संजना के निर्दोष होने का प्रमाण ढूंढने में लग जाते हैं। रोहन और विनोद दोनों संजना के घर के आसपास के इलाकों को ध्यान से देखते हैं। संजना के घर के पास एक SBI बैंक का ATM मशीन है, जहां 2 कैमरा है। एक कैमरा सड़क की तरफ है। विनोद बड़ी मुश्किल से उस कैमरे की फुटेज प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अगले दिन अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर संजना पर दोषी होने का आरोप लगाती है। माय लॉर्ड, संजना जो एक डिप्लोमेट है, इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। इनके घर से भारी मात्रा में सोने के गहने और नकद बरामद हुए हैं। इस आधार पर मैं संजना को दोषी मानते हुए अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी जमानत नामंजूर कर दी जाए और ऐसे देशद्रोही को सख्त सजा दी जाए। वकील की बात सुनने के बाद जज साहब विनोद की तरफ देखकर कहते हैं, आपको इस विषय में कुछ कहना है? माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल संजना निर्दोष है। मेरे वकील साहब ने जो संजना पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है वो बेबुनियादी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि संजना एक वफादार और कानून को मानने वाली कलेक्टर है। उसने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा है और बड़ी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। अभी हाल ही जो गाय के मारे जाने पर जो हिंदू मुस्लिम तनाव फैल गया था, उसको कलेक्टर साहिबा ने बड़ी तत्परता से नियंत्रित किया था। आप देख सकते हैं कि इन 2 सालों में जब से संजना ने अपना पदभार संभाला है, शहर में क्राइम रेट काफ़ी घट गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके घर से जो सामान मिला है वो इनका नहीं है, इसमें ज़रूर इनके किसी दुश्मन का हाथ है। माय लॉर्ड, मेरे वकील खामखा अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। अगर कोई कलेक्टर साहिबा का दुश्मन है तो वो कौन है? इनके घर से जो सामान बरामद हुआ है वो क्या है? मेरे काबिल वकील इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। मैं वही बात तो कहने जा रहा हूँ माय लॉर्ड। मैं अदालत के सामने ये FIR की कॉपी दिखाना चाहता हूँ, जो आज से 5 वर्ष पहले मुन्ना के खिलाफ मदानगढ़ी के थाने में दर्ज हुई थी। मुन्ना, ये मुन्ना भाई बीच में कहाँ से आ गए? और 5 साल पहले केस का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है वकील साहब, यही तो मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि आज से 5 वर्ष पहले संजना को किडनैप किया गया था और वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि मुन्ना भाई ही था। उस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और संजना को बचा लिया गया था।
आज वो संजना से अपने अपमान का बदला इस तरह से लेना चाहता है और उसे इस झूठे केस में फंसाकर उसे बदनाम करना चाहता है। आपके पास क्या सबूत है कि इसमें मुन्ना भाई का हाथ है? विनोद अदालत के सामने सीसीटीवी की फुटेज प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं जज साहब, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मुन्ना का आदमी बबुल अपने कुछ साथियों के साथ सुबह के 4 बजे वहां से गुजरता है। वो रोड सीधे संजना के घर की तरफ ही जाती है। मुमकिन है कि इसी ने संजना के घर वो गहने और पैसे वहां रखे होंगे और उसी दिन ठीक 7 बजे संजना के घर पर रेड पड़ती है। जज साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये सोची समझी एक साजिश है जिसमें मेरे मुवाकिल संजना को फंसाया गया है? जज साहब, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी मुवाकिल संजना को जमानत दी जाए। जज साहब सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए और अपना फैसला सुनाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मुझे लगता है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है। अंत में संजना को जमानत पर रिहा करता हूँ और पुलिस को हिदायत देता हूँ कि वो इस मामले की और छानबीन करे। रात भर रोहन को नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता रहता कि कैसे संजना रोते हुए उसे लिपट गई थी। वो पूरी रात जागती आंखों से सपना देखता रहा कि संजना अब उसकी है और कदाचित उसका हृदय भी उसके लिए धड़कता है। कदाचित संजना भी अब वही सोचती है जो वो सोचता है। सुबह उठकर रोहन बाथरूम में जाता है। वहां वो दर्पण में अपने आप को देखता है। रात भर ठीक से ना सोने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा खिला हुआ था, जैसे अभी अभी कमल दल की पंखुड़ियों ने अंगड़ाई ली हो और सूर्य के प्रकाश में खिल गई हो। ठीक वैसे ही जैसे अब रोहन प्रेम की अनुभूति में खिल रहा था। उसके नेत्र दूर कहीं क्षितिज में अपने आप को ढूंढ रहे थे। उसका मन अब उसके वश में नहीं था। उसके पैर अब भूमि पर अपने कदम रखने के इच्छुक नहीं थे। वो तो उड़कर संजना के पास पहुंचना चाहते थे। जैसे ही रोहन शेविंग करने के बाद अपना चेहरा पोंछ रहा होता है, तभी मोबाइल की घंटी बजती है। रोहन दौड़कर मोबाइल उठाने जाता है, यह सोचकर कि अवश्य ही संजना का फोन होगा। वो तेज धड़कनों के साथ मोबाइल उठाता है। सचमुच संजना का ही फोन था। हेलो, हाय संजना, उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। हेलो रोहन, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो फोन को ऐसे अपने कानों में लगाए रहता है जैसे वो कुछ नया सुनने की प्रतीक्षा में हो। वो, क्या हम लोग आज मिल सकते हैं? ये सुनते ही रोहन को लगा जैसे उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। उसे आज की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा। सॉरी, मैंने ठीक से सुना नहीं। मैं कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है, तो क्या तुम आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आता हूँ और डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास ही हूँ। अभी 10 मिनट में आया। रोहन शीघ्र ही संजना के पास पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ कोई बुजुर्ग भी है और संजना सहमी हुई सी खड़ी है। दूसरे बेड पर प्रिया लेटी हुई है। रोहन को देखकर संजना मामा जी से उनका परिचय करवाती है और बताती है कि ये वही रोहन है जिसके मौसा जी ने हमें बचाया है। मामा को रोहन को देखकर थोड़ी हिम्मत मिलती है। बेटा, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। ये मुन्ना, अब मेरा मतलब है कि संजना को अब कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं मामा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं संजना का पूरा ध्यान रखूंगा। आप निश्चित होकर घर जाइए। संजना को कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ, पर ध्यान रखना, संजना मेरी जान से बढ़कर है। अगर संजना को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अरे मामा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मुन्ना कुछ नहीं कर पाएगा, आप चिंता ना करें। संजना मामा की हालत देखकर वो अपने आप को दृढ़ करके मामा से कहती है, मामा जी आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप जाइए, मामी परेशान हो रही होगी। रोहन प्रिया के पास जाता है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। रोहन और संजना दोनों मामा जी को स्टेशन छोड़ने जाते हैं। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। रोहन मामा के लिए पानी की बोतल और एक मैगजीन खरीद कर देता है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है मामा जी, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है और मामा जी चले जाते हैं। संजना और रोहन दोनों अकेले रह जाते हैं। कार पार्किंग तक दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। रोहन कई बार कुछ बोलने का प्रयास करता है, परंतु कुछ बोल नहीं पाता। इधर संजना चुपचाप अपने ही विचारों में खोई रहती है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में भी कुछ बातें नहीं होती।
तभी थोड़ी देर में रोहन साहस जुटाकर बोलता है, संजना अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। क्या? कहो। मैं क्यों बुरा मानूंगी? मुझे भूख लगी है, चलो कहीं चलकर कुछ खा लेते हैं, वहीं से प्रिया के लिए भी पैक करा लेंगे। ठीक है। दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और नान और चिकन टिक्का ऑर्डर करते हैं। संजना अभी भी गुमसुम सी बैठी थी। उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हुआ। इधर रोहन लगातार उसकी आंखों में झांककर उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या सोच रही? कुछ नहीं। रोहन धीरे से उसके हाथ को पकड़ लेता है। संजना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जो कहना चाहते हो मुझे पता है, यही ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, तुम जब सब जानती हो तो इस तरह मुझे क्यों तड़फा रही हो? क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तो बताओ ना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। रोहन मैं अभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। पहले मुझे वो काम करना है जिसके लिए मेरी माँ ने इतना सब कुछ सहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा रुकावट नहीं बनना चाहता, मैं तो बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है। दोनों भोजन करते हैं। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। ओके, ये तो अच्छी बात है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। संजना के व्यवहार से रोहन थोड़ा निराश अवश्य होता है, परंतु उसे उसके हृदय में जन्म ले चुकी प्रेम भाव को कोई ठेस नहीं पहुँचती। अपितु उसके विपरीत वो संजना की दृढ़ता से गौरवान्वित होता है। संजना अब दिल ही दिल में रोहन से प्रेम करने लगती है, परंतु उसकी प्राथमिकता अभी भी उसका करियर था। वो हाथ बढ़ाकर रोहन का हाथ अपने हाथ में लेकर रोहन को आश्वस्त भरी दृष्टि से देखती है। रोहन भी मुस्कुराते हुए उसे प्यार भरी दृष्टि से देखता है, मानो मन ही मन दोनों ने अपने संबंधों की पुष्टि कर दी हो। सस्पेंड हुए संजना को 6 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच रोहन का ट्रांसफर ग्वालियर के लिए हो जाता है। वो अपने मौसा की तरह एक IPS अधिकारी है। संजना मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, मेरा तो अभी कैसी चल रहा है, तुम भी चलो, कुछ दिन में आ जाना, कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, परसों तो हियरिंग है। रोहन अकेले ग्वालियर चला जाता है। संजना उसके साथ एयरपोर्ट तक जाती है। मुझे दुख है कि परसों मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम अपना ख्याल रखना। दूसरे दिन संजना अनमने मन से उठती है और किचन में चाय बनाने जाती है। तभी उसे कुछ कांच टूटने की आवाज़ आती है। वो बैठक में जाती है तो देखती है कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। वो बाहर देखती है तो उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वो उसके घर पर पत्थर फेंक रहे थे। कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। वो जैसे ही बाहर जाती है सब भाग जाते हैं। उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो मन ही मन बड़बड़ाती है, मुन्ना की ही आदमी होंगी और किसमें इतनी हिम्मत है। वो पुलिस को फ़ोन लगाती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। सब यही कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं देखा। संजना ने अपनी बैचलर डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी कर ली। आज संजना बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसने अपनी माँ का सपना अत्यंत पूरा कर लिया था। अब उसे अपना सपना पूरा करना था। वो था IAS बनना, जो उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय ही सोच लिया था। इसलिए संजना दिल्ली में ही रुकने की योजना बनाती है। इसके लिए मामा जी से आज्ञा लेना आवश्यक था। मामा, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। तभी मामी उसकी बात को काटते हुए बोलती है, बहुत हो गई पढ़ाई, अब आगे और नहीं पढ़ना, अब तू शादी कर ले। वैसे भी उस मुन्ना का खौफ अभी भी बना हुआ है, पता नहीं वो अब आगे क्या करेगा, तू अब शादी कर ले। नहीं मामी जी, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। जब यहाँ तक पढ़ाई की है तो एक और अंतिम मौका दे दो। मैं बस अपने आप को परखना चाहती हूँ, मुझे मत रोको। तभी मामा बीच में ही बोलते हैं, करने दो तैयारी उसे। उसने गोल्ड मेडल के साथ डिग्री ली है तो उसे एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। अब मामी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। ठीक है, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली, जब तुम दोनों एक हो गए हो तो। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या मामी जी? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें बस 1 ही साल दूंगी। अगर तुम इस वर्ष कंपटीशन नहीं निकाल पाई तो अगले वर्ष तुम्हारी शादी कर देंगे। ठीक है मामी जी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। संजना वापस दिल्ली आ जाती है और रोहन की मदद से एक पेइंग गेस्ट के रूप में एक मकान लेती है। संजना के पास समय बहुत कम था। रोहन पिछले वर्ष ही लिखित परीक्षा पास की थी, परंतु इंटरव्यू में रुक गया था।
इस वर्ष दोनों मिलकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। संजना का एक विषय तो राजनीति शास्त्र ही था, दूसरा उसने समाज शास्त्र लिया था। समाज शास्त्र उसके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए वो इस विषय में अधिक परिश्रम कर रही थी। आज प्रीलिम्स का परिणाम आने वाला था। दोनों ने ये सीढ़ी पार कर ली। रोहन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर कैसा? मैं लिखित परीक्षा पास कर लूंगी ना। रोहन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, आज तक ऐसा हुआ है कि तुमने कोई परीक्षा पास ना की हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगी। संजना रोहन की आंखों में अपने लिए विश्वास को देखकर प्रफुल्लित होती है और उसके गले लग जाती है। रोहन, अगर तुम ना होते तो मैं कुछ नहीं होती। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही मुझे कुछ करने की प्रेरणा देता है। संजना की बातें सुनकर रोहन को हंसी आ जाती है। अच्छा, तुम तो अभी से डिप्लोमेट बन गई हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो आज कोई फिल्म देखते हैं। हाँ ठीक है। दोनों फिल्म देखने के लिए तैयार होते हैं। आज संजना को कोर्ट जाना था। आज उसके केस की अंतिम सुनवाई थी। रोहन के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रोहन का फोन आता है। हाय संजू, कैसी हो? बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, सब ठीक होगा। विनोद पर विश्वास रखो, वो अच्छा वकील है। ओके, तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी। मैं भी अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय बाय। संजना कोर्ट पहुंच जाती है। प्रोसिक्यूटर फिर से संजना पर वही आरोप लगाता है। विनोद उसका खंडन करता हुआ कहता है, जज साहब, कल सुबह संजना के घर पर हमला किया गया। इससे क्या पता चलता? इससे तो यही पता चलता है कि संजना को डराने की कोशिश की जा रही है। यदि वो उपलब्ध संपत्ति संजना की ही है तो इस तरह संजना के घर पत्थर क्यों फेंके गए? ये अपने आप में एक सवाल है। इस बात का क्या सबूत है कि वो पत्थर मुन्ना के आदमियों ने ही फेंके थे? सबूत है जज साहब, पुलिस एक साक्षी लाने में सफल रही है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि उसे पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए उपस्थित होता है। आपका नाम? जी मेरा नाम लक्ष्मण है। आपने जो कुछ भी देखा वो आप अदालत को बताइए। जज साहब, मैंने देखा कि कुछ 28-30 साल के 3-4 लड़के बोरे से पत्थर निकालकर इस बच्ची के घर की तरफ फेंक रहे थे। विनोद कुछ फोटो उसके सामने रखता है। क्या वो लड़का ये था? बूढ़ा व्यक्ति बड़े ध्यान से देखता है। हाँ साहब, इसमें से ये 2 फोटो उन लोगों में से एक है। आप श्योर हैं ये लोग वही है? हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये दोनों वही थे। विनोद वो दोनों तस्वीर अदालत के सामने पेश करता है। लेकिन माय लॉर्ड, ये कैसे साबित होगा कि ये मुन्ना के ही आदमी थे? जज साहब, इसके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करना चाहूँगा जो मुझे न्यूज़ चैनल के जरिए प्राप्त हुई है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये आदमी और मुन्ना किस तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस वीडियो में साफ जाहिर होता है कि मुन्ना और ये आदमी दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। जज साहब ध्यान से वीडियो देखते हैं। विनोद पुनः बोलता है, जज साहब, इन सब हरकतों और जिस दिन रेड पड़ी थी उस दिन की एटीएम की सीसीटीवी फुटेज से ये साबित होता है कि मुन्ना को मेरे मुवाकिल संजना से कोई जाती दुश्मनी है। उसके तहत उसने उसे फंसाने की कोशिश की है। जज साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहते हैं, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि जो संपत्ति संजना के घर से बरामद हुई वो उसी की है? नहीं, इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ये सारा सामान पुलिस ने संजना के घर से ही बरामद किया था, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन वो सारे सामान संजना के घर पर प्लांट भी तो किए जा सकते हैं। मैं अपना फैसला आधे घंटे बाद सुनाऊंगा। जज साहब कोर्ट रूम से बाहर चले जाते हैं। संजना और विनोद आपस में बातें करते हैं। अब क्या होगा विनोद जी? आप घबराइए नहीं, फैसला आप ही के हक में होगा। आधा घंटा बीत जाता है। सभी लोग अधीरता से जज साहब की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर में जज साहब आते हैं। अभी तक जो सबूत पेश किए गए हैं उसके आधार पर यही लगता है कि संजना को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी ये साबित ना कर सके कि जो संपत्ति संजना के घर से बरामद हुई है वो संजना की ही है। अतः प्राप्त सबूत न होने के कारण संजना को बाइज्जत बरी किया जाता है। संजना और विनोद बहुत प्रसन्न होते हैं। संजना सारे अपराधों से मुक्त हो जाती है। वो तत्काल ही रोहन को फोन लगाती है और ये समाचार उसे भी देती है। रोहन ये समाचार सुनकर अति प्रसन्न होता है और संजना को बधाई देता है। आज सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू का परिणाम आने वाला था।
संजना को आज चैन कहाँ। वो कभी घबराकर मामा को फोन करती तो कभी रोहन को, कभी पानी पीती तो कभी चाय बनाती तो कभी टीवी पर समाचार सुनने बैठ जाती, परंतु किसी भी चीज में उसका मन नहीं लग रहा था। तभी रोहन का फोन आता है। हाँ जल्दी बोलो क्या हुआ। संजना तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सच? तुम सच कह रहे हो ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं संजना, मैं सच कह रहा हूँ। संजना को ऐसा लगता जैसे कोई बहुत बड़ा काम आज खत्म हो गया। वो ये समाचार अपने मामा को बताती है। मामा भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि ये समाचार पूजा तक कैसे पहुंचाया जाए। वो मधोर में पूजा के पड़ोसी के घर फोन लगाते हैं और उसे आग्रह करते हैं कि पूजा को बुला दे, लेकिन ये ना कहे कि मेरा फोन है, बस आप किसी बहाने से अपने पास बुला ले। और पूजा आ जाती है। पूजा, आज तो मैं तुमको कहने जा रहा हूँ, उसे सुनकर तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। ऐसा क्या बताने जा रहे हैं? संजना ठीक तो है ना? अरे उसी की तो बात है। जानती हो हमारी संजना कलेक्टर बन गई। अच्छा सच कह रहे हो भैया? सचमुच हमारी संजना कलेक्टर बन गई। हाँ सचमुच। ये सुनकर पूजा का अपने पति से सारा डर न जाने कहाँ खो गया। वो प्रसन्नता से नाचने लगती है और चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव वालों को सुनाती है। अरे सभी लोग सुनो, मेरी संजना कलेक्टर बन गई। संजना के भाई ये सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन थोड़े गलानी भाव से भी भर जाते हैं कि वो लोग कुछ नहीं बन सके। बड़े भाई ने LLB की है, रोज कचहरी जाता है, लेकिन कुछ खास इनकम नहीं हो पाती। छोटा भाई किशन का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, तो उसके पिता हरि प्रसाद ने एक पंसारी की दुकान खुलवा दी थी। संजना के कलेक्टर बनने का समाचार हरि प्रसाद के कानों में भी पड़ता है, परंतु आज वो कुछ नहीं बोलता। प्रत्यक्ष रूप से वो अपनी नाराजगी ही दिखाता है, परंतु दिल के किसी कोने में शायद वो खुश है, परंतु इसका उसे ज्ञान नहीं है। कदाचित उसे लड़कियों की सफलता पर खुश होना आता ही नहीं है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद रोहन और संजना की पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। आज संजना का अपना कार्यभार संभालने का पहला दिन है। वो अत्यधिक उत्साहित थी और दायित्वों को लेकर गंभीर भी। दोनों को अपनी ड्यूटी करते हुए आज 2 वर्ष बीत गए हैं। दोनों की पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, तो दोनों प्राय मिला करते थे और अपने कार्य संबंधी अनुभव आपस में बांटा करते थे। बातों ही बातों में आज रोहन ने पुनः संजना के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। संजना, तुम हमेशा शादी की बात टाल देती हो। तुम नहीं समझोगे क्या? मैं नहीं समझूंगा, तुम कहो तो सही। रोहन इतना कहते ही संजना चुप हो जाती है। क्या बोलो ना, हम लोग शादी क्यों नहीं कर सकते? रोहन, शादी पिता करवाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पिता से मिलने को तैयार हूँ। रोहन, तुम समझ नहीं रहे, ऐसा होना नामुमकिन है। क्यों? रोहन आश्चर्य भरे दृष्टि से देखता है। वो अब मैं तुमसे कैसे बताऊं? अच्छा छोड़ो, चलो इस बार कहीं घूमने चलते हैं। मनाली चले? हाँ मनाली तो अच्छी जगह है, चलो वहीं चलते हैं। संजना लंबी सांस लेती है। चलो रोहन अभी शादी के विषय को कुछ समय के लिए भूला रहेगा। दोनों फ्लाइट से मनाली पहुंचते हैं और वहां 1 सप्ताह व्यतीत करते हैं। उससे पहले वो रोहतांग पास में प्रवेश करते हैं। बर्फ से ढका ये दर्रा लेह राजमार्ग में स्थित है। यहाँ से ग्लेशियर हिमाचल की चोटी और नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। संजना इतना सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। यहाँ पहुंचकर उसे लगता है जैसे वो कहीं स्वर्ग में आ गई हो। इसके बाद वो लाहौल, स्पीति, पांगी और लेह भी जाती है, जो अत्यंत ही मनोरम है। रोहन, चलो स्लेजिंग करते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों स्लेजिंग का आनंद लेते हैं, जो अविस्मरणीय था। इसके बाद वो लोग हिडम्बा मंदिर और सोलंग घाटी भी जाते हैं। सोलंग घाटी मनाली से 13 किलोमीटर है। ये व्यास नदी के पास स्थित है। इसके बाद वो लोग मणिकर्ण जाते हैं। यह स्थान गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। संजना और रोहन दोनों इसमें डुबकी लगाने के पश्चात रघुनाथ मंदिर और नैनी देवी के दर्शन करने जाते हैं। तुमने भगवान से क्या मांगा? रोहन उत्सुकतावश संजना से पूछता है। कुछ नहीं। और रोहन निराश हो जाता है। मैंने सोचा तुमने भगवान से जरूर मुझे मांगा होगा। संजना कुछ असहज हो जाती है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरी ही हो। आखिर किसकी हिम्मत है जो हम दोनों को अलग कर सके? संजना शीघ्र ही स्थिति की संवेदनशीलता को संभालने की कोशिश करती है, परंतु संजना ने नैनी देवी से कुछ तो अवश्य मांगा था जो वो रोहन से नहीं कह सकती थी।
वास्तव में वो अपना परिवार वापस प्राप्त करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके पिता उसको हृदय से अपना ले। वो बचपन से पिता के होते हुए भी पिता के प्यार से वंचित थी। अंततः वो अपने जीवन की इस रिक्तता को पूर्ण करना चाहती थी। उसने जीवन साथी तो चुन लिया था, परंतु कन्यादान के लिए पिता ही पास नहीं थे। एक सप्ताह पश्चात रात में दोनों घर वापस आते हैं। रोहन संजना को लगभग 11 बजे उसे उसके घर ड्रॉप करता है और वहां से चला जाता है। यात्रा से थके होने के कारण संजना सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर गिरते ही सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है उसके घर पर रेड पड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आता और कुछ ही क्षणों में वो पुलिस की हिरासत में होती है। संजना अपने काम पर वापस आ जाती है। दिन भर अपना काम समाप्त करने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो अपने आप को पूर्णतः अकेला अनुभव करती है। रोहन अब उससे बहुत दूर ग्वालियर में था। यहाँ उसके पास उसके कोमल मन को समझने वाला कोई नहीं था। वो अपने कमरे में अकेली बैठी कभी अपने बचपन के खालीपन को याद करती तो कभी रोहन के बारे में सोचती। वो इन्हीं सब विचारों में डूबी हुई वो चाय बनाने किचन में जाती है कि तभी कुछ गुंडे उसके घर में घुस जाते हैं और उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। वो गुंडे उसे हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीटते हैं। उसके सिर से खून बहने लगता है, नाक से भी खून निकलने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो अब नहीं बचेगी। उसकी आंख बंद होने लगती है, परंतु फिर भी वो उन गुंडों का सामना करती है और भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है और जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाती है। गुंडे इस डर से कहीं कोई और ना देख ले वो वहां से भाग जाते हैं। स्थानीय लोग उसे उठाकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा देते हैं और वही बूढ़ा व्यक्ति जिसने कोर्ट में गवाही दी थी, जिसका नाम लक्ष्मण था, वो विनोद को फोन लगाता है। विनोद तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, संजना अब कैसी है? उसकी हालत बहुत नाजुक है, आप उसके रिश्तेदारों को बुला लीजिए। विनोद हताश होकर बेंच पर बैठ जाता है। कुछ देर के लिए तो मानो उसकी इंद्रियों ने काम करना ही बंद कर दिया हो। तभी नर्स आती है। डॉक्टर साहब ने खून का इंतजाम करने को कहा है। उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इस हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रुप नहीं है, आपको कहीं से इसका इंतजाम करवाना होगा। विनोद को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो तुरंत रोहन को फोन मिलाता है। रोहन, एक बुरी खबर है। क्या? वो संजना पर किसी ने हमला कर दिया, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही रोहन को जैसे बेहोशी सी आने लगती है, परंतु वो अपने आप को संयत करता है। ये सब जरूर उस मुन्ने का काम है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अभी तो हमें संजना को बचाना होगा। उसे ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, कहाँ से इंतजाम होगा? मैंने हर जगह पूछ लिया है, इस शहर में तो ये ब्लड नहीं है, तो अब क्या करें? उसके घर फोन करते हैं, उसके घर में कोई तो जरूर ओ पॉजिटिव होगा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, तुम उसके घर फोन करो। रोहन संजना के घर के नाम पर मात्र उसके मामा को ही जानता था। उसने तुरंत मामा को फोन लगाया और सारी बात बताई। बेटा, यहाँ तो कोई इस ग्रुप का नहीं है, रुको मैं उसकी माँ से बात करके तुम्हें बताता हूँ। मामा तुरंत पूजा के घर के लिए रवाना हो जाता है। इधर रोहन तुरंत दिल्ली पहुंचकर मुन्ना के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा देता है। पुलिस तुरंत मुन्ना को गिरफ्तार कर लेती है और अपना काम शुरू कर देती है। मामा शीघ्र ही पूजा के घर पहुंच जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं। आज मामा बिना डरे पूजा के घर में प्रवेश करता है। पूजा, हरि प्रसाद आंगन में ही बैठा था। वो रोहित को देखकर उसके ऊपर चिल्लाता है, ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जीजा जी, संजना के ऊपर हमला हुआ है, वो हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है। कौन संजना? मैं किसी संजना वंजना को नहीं जानता। जीजा जी, इतने निष्ठुर मत बनिए। आवाज सुनकर पूजा बाहर आ जाती है। रोहित को देखकर किसी अप्रिय घटना से आशंकित हो जाती है। भैया, आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? नहीं बहना, कुछ भी ठीक नहीं है। वो संजना का नाम सुनते ही पूजा और डर जाती है। क्या हुआ संजना को? वो ठीक है ना? नहीं पूजा, उसके ऊपर किसी ने हमला किया है। क्या? पूजा का हृदय फटने लगता है। मेरी संजना कैसी है? यह सब देखकर हरि प्रसाद का क्रोध दुगना हो जाता है। जैसी भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जीजा जी, अगर संजना को पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मर जाए, वो तो मेरे लिए पहले ही मर चुकी है। अब सचमुच मर जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हरि प्रसाद के मुंह से ये वचन सुनकर संजना के अंदर जो इतने दिनों से विरोध दबा हुआ था वो आज प्रकट हो जाता है।
वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं मरेगी मेरी बेटी जिंदा थी और हमेशा जिंदा रहेगी। तुम्हारे कहने से मेरी बेटी मर नहीं जाएगी। पूजा का ये रूप देखकर हरि प्रसाद अंदर से थोड़ा डर जाता है। अब तक उसके बेटे भी आ जाते हैं, वो भी अपनी माँ की तरफ हो जाते हैं। राम अपने पिता को समझाते हुए कहता है, बाबूजी, कब तक आप हम लोगों को अपनी बहन से दूर रखेंगे? आज जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है तो ऐसे मौके पर यह सब बोलना अच्छा नहीं लगता। वो मामा की ओर देखता है, मामा जी, मैं आपके साथ चलूँगा। मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, मैं अपनी बहन को नहीं मरने दूंगा। अपने बड़े लड़के के इस निर्णय को सुनकर हरि प्रसाद कुछ नहीं बोल पाता। सभी लोग हरि प्रसाद को वहीं छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। हरि प्रसाद वहीं खड़ा रह जाता है। आज समय बदल चुका था। आज उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। वो चाहकर भी उन लोगों को रोक नहीं पाता है। राम दिल्ली पहुंच जाता है। उसका ब्लड संजना को चढ़ा दिया जाता है, परंतु अभी भी संजना की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। हरि प्रसाद टीवी पर संजना का समाचार सुन रहा है। पब्लिक भी संजना की हालत देखकर सड़क पर आ जाती है और मुन्ना के विरोध में नारे लगाती है और संजना के जीवन की प्रार्थना करती है। हरि प्रसाद ये सब देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है। उसके अंदर छुपा हुआ पिता का प्रेम बार बार उसको उलाहना देने लगता है। वो आत्मग्लानि में जलने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। संजना की स्थिति अभी भी उसी तरह बनी हुई है। पूजा का रो रोकर बुरा हाल है। रोहन कभी पूजा को समझाता तो कभी माला को। दोनों ही माँ संजना के लिए अत्यधिक चिंतित थी, क्योंकि एक ने संजना के उज्जवल भविष्य के लिए संजना को अपने से दूर कर अपने ममताओं का बलिदान दिया था, तो दूसरी ने संजना को अपनी पहली संतान के रूप में स्वीकार किया था। हरि प्रसाद रात भर टीवी से चिपका रहा, ये जानने के लिए कि संजना की हालत में कोई सुधार आया कि नहीं। सुबह 4 बजे तक भी संजना के स्वास्थ्य में जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो अब हरि प्रसाद एक पिता के हृदय पर और अंकुश ना लगा सका। अंततः उसने भी दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया। जब हरि प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोई उसकी लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा है तो कोई समूह कैंडल जलाकर संजना के लिए न्याय की मांग कर रहा है। ये सब देखकर उसकी आंखें अनायास आंसुओं से भर जाती है। उसे अब यह आभास होने लगता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। जिस लड़की को उसने घर से सदा के लिए निकाल दिया था, वो आज पूरे भारतवर्ष की चहेती बन गई है। अब तक जो उसने अपने अंदर छुपे हुए एक लड़की के पिता की उस भावनाओं को, जिसको उसने रूढ़िवादिता और परंपराओं के नाम पर मार दिया था, वो आज पुण्य जीवित हो चुका था। इधर रोहन बार बार नर्स से पूछता है, अब संजना की तबीयत कैसी है? क्या कोई सुधार हुआ? नहीं, अभी भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। रोहन का सब्र अब टूट जाता है। वो मुंह पर रुमाल रखकर अपने आंसुओं को छुपाने का प्रयत्न करता है। राम आकर उसको सांत्वना देता है। तभी पूजा की दृष्टि हरि प्रसाद पर पड़ती है। वो ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि हरि प्रसाद यहाँ है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हरि प्रसाद अपनी उस लड़की को देखने आएगा, जिसको उसने वर्षों पूर्व भी मारा हुआ घोषित कर दिया था। ये देखकर उसका माँ का हृदय बोल उठता है, अब क्या करने आए हो यहाँ? हमेशा से कहते थे ना, संजना मेरे लिए मर गई है। लो आज वो सचमुच मर रही है। अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। हरि प्रसाद थोड़ा झेंपते हुए कहता है, ऐसा मत कहो राम की अम्मा, संजना मेरी भी बेटी है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं उसके लिए प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तुम मुझको जो भी सजा दोगी मुझे स्वीकार है। पूजा कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप उठकर हॉस्पिटल में बने मंदिर में संजना के लिए प्रार्थना करने चली जाती है। राम अपने पिता को देखकर गले लगकर रोने लगता है। घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर हरि प्रसाद नर्स से पूछता है, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हैं, बस एक बार में ही एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। हरि प्रसाद एक बार पलटकर राम को देखता है और साहस जुटाकर संजना से मिलने अंदर जाता है। वो देखता है कि संजना के शरीर से हजारों मशीन जुड़े हुए हैं। उसके लगभग पूरे शरीर में पट्टी बंधी हुई है। उसकी ये स्थिति देखकर पहले तो हरि प्रसाद का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वो पुण्य अपने आप को संभालते हुए उसके करीब बैठ जाता है। कुछ देर तक वो संजना को यूं ही देखता रहता है और अपना हाथ उसके माथे पर फेरता है। मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जा।
देखो तुम्हारा बाप आया है अपने पापों का प्रायश्चित करने। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। तुम ऐसे हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बस अब तक बता नहीं सका, गवार हूं ना। इतना कहते ही हरि प्रसाद रोने लगता है। हरि प्रसाद की सुबकियाँ संजना के कानों में पड़ती है और उसके हाथों की उंगलियों में कुछ गति होती है। ये देखकर हरि प्रसाद हड़बड़ा जाता है। वो दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलता है। डॉक्टर डॉक्टर, वो जोर जोर से चिल्लाता है। डॉक्टर साहब, शायद मेरी बेटी को होश आ रहा है। मैंने देखा है, उसकी उंगलियों में कुछ हरकत हुई थी। डॉक्टर तुरंत संजना को देखते हैं और थोड़ी देर में वो कमरे से बाहर आते हैं। बधाई हो, संजना अब खतरे से बाहर है। अब उसे पूरी तरह होश में आने में वक्त लगेगा। सभी लोग खुश हो जाते हैं। राम दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है, जो अभी भी भगवान के पास बैठी थी। अम्मा अम्मा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि संजना अब खतरे से बाहर है। सच? हाँ अम्मा, दोनों गले लगते हैं। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी संजना ठीक हो गई। इधर रोहन भी अति प्रसन्नता से मामा जी के गले लगकर रोने लगता है। इधर पुलिस के ऊपर अत्यधिक दबाव है। एक तरफ जनता का दबाव तो दूसरी तरफ नेताओं का। पार्टी अध्यक्ष मुन्ना के पिता से मिलते हैं। देखिए हरिहर जी, इस बार आपके बेटे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। पब्लिक का भी काफी प्रेशर है। हाँ नेताजी, मैं समझता हूँ। मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा मुझे स्वीकार है। 2 दिन के बाद संजना को होश आ जाता है। सभी लोग संजना से मिलते हैं। पूजा तो ऐसे खुश होती है जैसे उसकी दुनिया उजड़ने से बच गई हो। मेरी बेटी, भगवान की कृपा से मेरी बच्ची मेरे पास है। मैं कल ही 10 किलो लड्डू भगवान को चढ़ाऊंगी। सभी लोग संजना से मिल रहे हैं और अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, परंतु अभी भी कोई एक था जो कमरे के बाहर ही खड़ा था। हरि प्रसाद संजना से मिलने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। तभी मामा को आभास होता है कि जीजा जी तो बाहर ही खड़े हैं। वो संजना से कहते हैं, संजना, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम देखोगी तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाओगी। ऐसा क्या है मामा जी? मामा बाहर जाते हैं और हरि प्रसाद को अंदर ले आते हैं। संजना इतने वर्षों पश्चात अपने पिता को देखकर आत्मविभोर हो जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि वो जो कुछ भी देख रही है वो सच है। वह अपने आप को रोक नहीं पाती और बाबूजी कहकर रोने लगती है। हरि प्रसाद भी संजना को अपने गले से लगाकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे संजना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं गलत था, मैं जान गया हूँ। इंसान कोई भी हो, लड़का या लड़की, सब एक ही होते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं बाबूजी, आप तो हमेशा मेरे ही साथ थे। आप मुझसे कब दूर थे? आप तो हमेशा मेरे सपनों में आया करते थे। संजना मन ही मन नैनी देवी को धन्यवाद देती है। आज उन्हीं के आशीर्वाद से वो आज अपने पूरे परिवार के साथ थी। 10 महीने पश्चात संजना रोहन से विवाह के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि आज कन्यादान के लिए उसे अपने पिता मिल गए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।